नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर में हमने थोड़ा इतिहास पढ़ा, उसके बारे में जाना, समय के बारे में पढ़ा, लोगों ने कैसे पुराने और नए धर्म बनाए उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने क्षेत्र और साम्राज्यों के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ उनके आवास पढ़े, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो बने उनको हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने लगभग 700 से लेकर और 1750 के बारे में कुछ चीज़ों को जाना। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब नए राजा और नए साम्राज्य। क्या दोस्तों? नए राजा और उनके साम्राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टीज, कुछ नए राजवंश, डायनेस्टीज राजवंश, इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के बाद कुछ नई डायनेस्टी, कुछ नए राजवंश उभरे हैं। मैप वन में आपको दिखेगा द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज, कुछ मुख्य रूप से शासन करने वाले राजवंश। इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपके उपमहाद्वीप पर, बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज, 7वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में आपको अपने उपमहाद्वीप पर अलग अलग हिस्सों में काफ़ी मुख्य राजवंशों के बारे में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा मैप, और इसमें अगर हम बात करते हैं मुख्य राजवंश कौन सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है उत्तर पश्चिम में चामनाज, ये मध्य में चंडेलाज, और ये मध्य में ही आपका गुर्जरा प्रतिहार है। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। ये आपका पिंक वाला जो है ये राष्ट्रकूट है। इधर देखिए, ये आपके पूर्व में पालाज है। कौन सा है? पालाज है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर कलिंग है दोस्तों, जो कलिंग है वो यहाँ पर है। उसके बाद ये चोलास किंगडम, चेरास किंगडम और पांड्यास किंगडम। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य राजवंश थे जो 7वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी तक अपना नाम इन्होंने किया। आइए, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। क्या है? नए राजवंशों का उदय, नए राजवंशों का उदय जानते हैं। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग 7वीं शताब्दी के टाइम पर, उस 7वीं शताब्दी में आपके उपमहाद्वीप पर बहुत बड़े बड़े भूस्वामी, जिसके पास बहुत ज़मीन होती थी, वे या योद्धा के सरदार अलग अलग क्षेत्रों में होते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स often acknowledged them as their subordinates और समंताज, और जो उस समय के राजा महाराजा होते थे वह इनको मान्यता या उपाधि देते थे। कैसी? अपने सबॉर्डिनेट की, मतलब अपने मातहत की, और समंता या समंता की। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स, और वह उनसे उम्मीद करते थे कि वो अपने राजा के लिए या अपने राजा के लिए या जो उनसे ऊपर के दर्जे के लोग हैं उनके लिए क्या लेकर आए? उपहार लेकर आए। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, उनकी मंत्रालय में उपस्थित रहें। एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और सैन्य सहायता उनको देते रहें या सैन्य बल उनको उपलब्ध कराते रहें। एज समंताज गेन पावर, जैसे जैसे समंता को सत्ता मिलती रहती थी एंड वेल्थ, और धन मिलता रहता था, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स, वे अपने आप को महासमंता बता देते थे या महामंडलेश्वर बना लिया करते थे। महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल ओरिजन, एक क्षेत्र का महान व्यक्ति, एंड सो ऑन, उस तरीके से चलता रहता था। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभी वह अपने महाराजा से या अपने राजाओं से स्वतंत्रता चाहते थे। वह उनके पास काम नहीं करना चाहते थे
उनसे अलग हो जाते थे, उनसे स्वतंत्रता ले लिया करते थे। वन सच इंस्टेंट वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज। ऐसा एक उदाहरण देखने को मिलता है राष्ट्रकूट में। राष्ट्रकूट कहाँ पर थे? दक्कन में। कहाँ पे? दक्कन। दक्कन किसको बोलते हैं? जो आपका साउथ का पार्ट है, इंडिया का साउथ का पार्ट है। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य के मातहत होते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी के बीच में एक दांती दुर्गा नाम का एक राष्ट्रकूट योद्धा था। ओवर थ्री विच चालुक्य ओवरलोड, उसने अपने चालुक्य राजा को छोड़ दिया। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल, और उसने एक अनुष्ठान किया जिस अनुष्ठान को नाम दिया जाता है हिरण्यगर्भा। क्या दोस्तों? हिरण्यगर्भा। इसका मतलब होता है द गोल्डन वोम्ब, मतलब कि सोने का गर्भ। वैन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म, जब यह अनुष्ठान किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों की मदद से, इट वाज थॉट टू लीड टू द रिबर्थ, यह समझा जाता है कि यह पुनर्जन्म हुआ है, आज दूसरा जन्म हुआ है, ऑफ द सैक्रिफाइसर, उस बलिदान का, उस बलिदानी व्यक्ति का, एज ए क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में। इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, जब चाहे वह बचपन से या जन्म से क्षत्रिय युग में पैदा ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों। इन अदर केसेस, दूसरे और भी उदाहरण हैं, जैसे मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, उद्यमी परिवारों के पुरुष, यूज द मिलिट्री स्किल्स, अपनी सेना के कौशल को इस्तेमाल कर कर, टू कार्व आउट किंगडम्स, अपनी राजशाही कायम करते थे। या आप कह सकते हो कि उद्यमी परिवारों के लोग अपना राजशाही कायम करने के लिए, राज शासन कायम करने के लिए अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया करते थे। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, कादम्बा मयूरशर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा का हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जिसने अपना पारंपरिक कार्य छोड़ दिया था। एंड टुक टू आर्म्स, और हथियारों को अपना लिया था। सक्सेसफुली स्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और इन्होंने अपना साम्राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। कहाँ पर? कम से कर्नाटक में, राजस्थान में। मतलब कादम्बा मयूरशर्मन ने कर्नाटक में स्थापित किया और गुर्जरा प्रतिहारा ने राजस्थान में स्थापित किया। एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम्स, साम्राज्यों में, इनके राज्य साम्राज्यों में प्रशासन कैसा होता था, क्या होता था? मैनी ऑफ दीज किंग्स एडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, एंड सो ऑन। इनमें से बहुत सारे राजा ऐसे थे जो भारी भरकम उपाधियां धारण किया करते थे। बहुत सारे राजा भारी भरकम उपाधियां धारण किया करते थे। उपाधियां क्या होती थी? जब महाराजा अधिराज, मतलब राजाओं के राजा, महान राजा। त्रिभुवन चक्रवर्तीन, मतलब तीनों भवनों के क्या? तीनों भवनों के स्वामी, और इस तरीके से पता नहीं क्या क्या। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद they often shared power with their samantas as well as with associations of peasant traders and brahmans। और इन सब दावों के बावजूद वे लोग क्या करते थे? वे लोग अपनी सत्ता को अपने सामंतों के साथ बांटते थे, और इसके साथ साथ ही किसानों के, व्यापारियों के और ब्राह्मणों के संगठन के साथ भी अपनी सत्ता बांटते थे। इन ईच ऑफ द स्टेट्स, और अब इस हर अवस्था में, इस हर राज्य में, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड, संसाधन प्राप्त होते थे। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स
उत्पादक से। और वे उत्पादक कौन होते थे? जैसे पीजेंट किसान, कैटल कीपर्स पशु चालक, आर्टिशन कारीगर, हुवर ओफन परसुएडेड जिनको मना लिया जाता था, और कंपेल्ड या उन पर एक बोझ डाल दिया जाता था, जबरदस्ती करते थे। टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड कि अपनी कमाई का या अपने पास जो उपज होती है उसका एक हिस्सा वह अपने राजा को दे दे। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभी वे इसको लगान का नाम देते थे, ड्यू टू लॉर्ड उस मालिक के द्वारा, हु असर्टेड देम दैट ही ओन्ड द लैंड जो अपने आप को उस जमीन का मालिक बताता था। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता था। क्या वसूला जाता दोस्तों? राजस्व वसूला जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये जो संसाधन होते थे यह मदद करते थे राजा के व्यवस्था को वित्तीय आधार बनाने के लिए, या ये रिसोर्सेज प्रयोग किए जाते थे वित्तीय आधार के रूप में राजा की व्यवस्था में, एज वेल एज और यह इस्तेमाल भी किए जाते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स मंदिर और दुर्ग बनाने के लिए, मंदिर और दुर्ग बनाने के लिए। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, और ये संसाधन इस्तेमाल किए जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और ये संसाधन ही हेल्प करते थे जो बाद में चलकर इस धन जो मिलता था लूट से, फॉर्म ऑफ प्लंडर लूट के रूप में जो धन मिलता था उसका इस्तेमाल किया जाता था भूमि और व्यापार के रास्तों को बनाने के लिए। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और जो यह कार्य होते थे यह कभी कभी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू राजस्व वसूलने के लिए वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, और इन कार्यों के लिए जैसे आपके रेवेन्यू कलेक्ट करना, इनको जनरली इनके लिए जो पदाधिकार नियुक्त किए जाते थे या पदाधिकार पे नियुक्ति होती थी वह एक प्रभावशाली परिवार से होती थी, और एक पदाधिकारी जो उसके लिए चुना जाता था वह वंशानुगत होता था। हेरिडिटरी वंशानुगत मतलब जो पहले से उसको कर रहा है उसी के वंश का वह पोजीशन संभालता था। दिस वाज ट्रू, यह सच है अबाउट द आर्मी एज वेल, और यह सेना के पदों के लिए भी सत्य है। इन मैनी केसेस बहुत सारे उदाहरणों में या कई बार क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, जो करीबी संबंधी होते थे राजा के उनको यह पद मिला करते थे, उनको यह पद मिला करते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं 400 टैक्सेस, 400 कर। सोच सकते हैं कि 400 कर कैसे होते होंगे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक शासक जो चोला राजवंश से था, उनकी एक शिलालेख मिली है जिस पर 400 कर से भी ज़्यादा कर देखने को हमें मिले हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स देखा गया है वह है वेटी, और टेकन नोट इन कैश, वेटी जो कि कैश में नहीं लिया जाता था, यह लिया जाता था जोर जबरदस्ती वाले श्रम के लिए, उस मेहनत के लिए या जबरन श्रम के लिए। एंड कादमाई, और जो कादमाई होता था उसको कहते थे भूमि राजस्व। क्या कहते थे? भूमि राजस्व। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज, वहाँ पर कर था अपने मकान की
छाजन डालने पर, उस पर छत डालने पर भी कर था। द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, जो ताड़ के पेड़ होते थे उन पर चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी का इस्तेमाल कर लिया तो भी कर लगता था। एंड ए सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, और अपनी पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने के लिए भी कर देना पड़ता था। तो इस तरह के 400 कर हमें देखने को मिले हैं चोला साम्राज्य में। आइए अब जानते हैं कि प्रशस्ति क्या होती है और लैंड ग्रांट्स भूमि अनुदान क्या होता है। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स, दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। मतलब प्रशस्ति एक ब्यौरा होती है। प्रशस्ति वो ब्यौरे हैं जो कि शब्द से सच नहीं है, जो कि शब्दों में सच नहीं है, लेकिन बट दे टेल अस, लेकिन वे हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे शासक होते थे वे अपने आप को कैसे दर्शाना चाहते थे, अपने आप का रुतबा बनाना चाहते थे। कैसे? जैसे कि वे सूरवीर होते थे, सूरवीर, विक्टोरियस, विजय योद्धा। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स, यह लिखी जाती थी या ये प्रस्ती रचियाँ जाती थी एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, हु ओकेजनली, जो अक्सर हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मदद करता था उस साम्राज्य के प्रशासन में। किसमें? प्रशासन में। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, और जो राजा होते थे वह अपने ब्राह्मणों को इनाम देते थे, और इनाम के रूप में क्या देते थे? भूमि अनुदान, मतलब भूमि दे दिया करते थे, जगह दे दिया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और यह दर्ज की जाती थी, यह अभिलिखित होती थी कहाँ पर? ताम्रपत्रों पर। कहाँ पर? ताम्रपत्रों पर। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, और उस पर अभिलिखित होकर यह उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसको वह भूमि मिलती थी, जिसको वह भूमि मिलती थी। आइए थोड़ा प्रशस्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक प्रशस्ति लिखी गई है किसके बारे में? नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में। किसके बारे में? नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स, बहुत से शासक हैं जिसने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है इन प्रशस्तियों के रूप में। और आपने गुप्त शासक समुद्रगुप्त का पिछले साल एक प्रशस्ति पढ़ी होगी। वन प्रशस्ति, एक प्रशस्ति रिटर्न संस्कृत, जो संस्कृत में लिखी हुई है, एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमें मिली है। डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट ए प्रतिहार किंग, जिसमें वर्णन है एक प्रतिहार किंग नागभट्ट का। इस तरीके से देखिए किस तरीके से है। द किंग ऑफ आंध्रा, आंध्रा के राजा, सैंधव विदर्भ, सैंधव सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंगा जो कि उड़ीसा का भाग, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज प्रिंस, जब वह राजकुमार थे तभी उनके सामने धराशायी हो जाते थे। कौन कौन? आंध्र के राजा, सैंधव के राजा, विदर्भ के राजा और कलिंग के राजा। धी वोन विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, उन्होंने विजय प्राप्त की कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध पर। ही डिफीटेड द किंग ऑफ बंगा, उन्होंने किंग ऑफ बंगा जो बंगाल का पार्ट है, अनर्था जो गुजरात का पार्ट है, मालवा जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, और किरता जो फॉरेस्ट जंगली लोग हैं, तुरुस्क जो तुर्की हैं, वत्सा मत्स्य दोनों किंगडम जो कि नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तरी भारत में हैं, इन सब को इन्होंने हराया है। इस तरह की प्रशस्तियाँ ये ब्राह्मण राजाओं के बारे में लिखते थे। What was given with the land, और जो भूमि अनुदान में ब्राह्मणों को दी जाती थी उसमें क्या क्या मिलता था, ये सब चीज़ें आपकी ताम्रपत्र में लिखी जाती थी। What was given with the land, भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था। दिस इज ए पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन, यह तमिल भाग का एक हिस्सा है। ऑफ ए लैंड ग्रांट, जहाँ भूमि अनुदान किया गया था, गिवन बाय चोलास, चोलाओं के द्वारा। वी हैव डिमार्केटेड, यह कौन कह रहे हैं? चोला राजवंश के लोग कह रहे हैं
जिसको उन्होंने ज़मीन दी उसको लिखते हुए। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बार्कमेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। हमने सीमा तैयार कर दी है, हमने चिन्हित कर दिया है द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, तुम्हारी ज़मीन की सीमाओं को, बाय मेकिंग कैसे, मिट्टी की मेढ़ों को बनाकर और वहाँ पर कुछ कटीले झाड़ियों को उगाकर। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स, और इस भूमि में क्या क्या आपको मिलेगा या क्या क्या है जब ये आपको दी जा रही है। इसमें फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, इस पे जो पेड़ हैं उन पर फल उगे हुए हैं, वाटर जल है, लैंड भूमि है, गार्डन्स एंड ऑर्चिड्स बाग बगीचे हैं, ट्रीज पेड़ हैं, वेल्स कुएं हैं, ओपन स्पेसिस खुली जगह है, पास्चर लैंड चारागाह है, ए विलेज एक गांव है, आंट हिल्स बॉम्बी है, प्लेटफॉर्म चबूतरे हैं, कैनाल्स नहरें हैं, डिचेज खाइयाँ हैं, रिवर्स नदियाँ हैं, सिल्ट लैडन लैंड दलदली ज़मीन है, टैंक्स होज है, ग्रेनरीज अन्नागार है, फिश पॉन्ड्स मछलियों का तालाब है, बी हाइव्स मधुमक्खियों के छत्ते हैं, एंड डीप लेक्स और गहरे गहरे क्या हैं, गहरे झरने हैं। ही हु रिसीव्स द लैंड, वह जो यह भूमि प्राप्त कर रहा है, कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, वह इससे कर वसूल सकता है। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, और वह न्यायाधीश के द्वारा जो फाइन लगाया गया है उस कर को भी एकत्रित कर सकता है। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, पान के पत्तों पर भी टैक्स वसूल सकता है। दैट ऑन वन क्लोथ, कपड़ों पर भी कर वसूल सकता है, और व्हीकल जो वहाँ पर वाहन हैं उन पर भी कर वसूल सकता है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, वह एक बड़ा कमरा बना सकता है, विद अपर स्टोरीज ऊपर वाली मंजिल पर, मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स जो कि पकी ईंटों से बनी है। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, और वह वहाँ पर छोटे और बड़े कुएं खोद सकता है। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, वह वहाँ पर पेड़ और कटीली घास भी लगा सकता है। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, ही कैन गेट कैनाल्स, वह वहाँ नहरें भी खुदवा सकता है, फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए। ही शुड एंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, लेकिन उसको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पानी वेस्ट ना हो, पानी बर्बाद ना हो। एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट, और ये तटबंध बना सकता है। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के लिए कुछ असाधारण सी बात। वाज ए लॉन्ग संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, एक बहुत बड़ी संस्कृत का काव्य जिसमें कि इतिहास के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जिसने कश्मीर पर राज किया है। इट वाज कंपोज्ड बाय ए ओनर, और इसके जो लिखने वाला है, इसको जिसने लिखा है उसका नाम कल्हन है। याद रखना दोस्तों, कल्हन क्या है, उनका नाम कल्हन। ये सवाल आपको बहुत जगह मिल सकता है। कल्हन। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे स्रोत का इस्तेमाल किया है, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन जैसे शिलालेख, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, आई विटनेस अकाउंट्स प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों का इस्तेमाल, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज और पुराने इतिहास से, टू राइट हिज अकाउंट अपना वृत्तांत लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, उन्होंने प्रशस्ति के लेखक की तरह नहीं लिखा। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, वह पर्याय शासकों के बारे में और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख भी रखते थे। और यह एक असाधारण ग्रंथ है 12वीं सदी के राजाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली स्लाइड में हम इससे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
गुड नाइट दोस्तों।